हेलो दोस्तों। यूपीएससी या फिर अदर एग्ज़ाम्स के मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट बुक स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपना चैप्टर 5th पढ़ रहे, जिसमें कि जब अंग्रेज़ भारत में थे तब भारत की क्या स्थिति थी, कौन कौन से राजवंश यहाँ पे थे और उन्होंने कैसे उनके ऊपर विक्ट्री हासिल की, कैसे उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में लिया। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बंगाल के बारे में पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर जीत हासिल की, कैसे अवध को एक बफर स्टेट के रूप में यूज किया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेट जो कि अपने साउथ में कर्नाटका केरल के इलाके में स्थित एक स्टेट है मैसूर, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमारे साउदर्न इंडिया में जब 14th-15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में एक बिग एम्पायर रूल किया करता था, विजयनगर एम्पायर, जो कि वहाँ पे उसमें किंग्स थे, वो उसे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ, जिसकी वजह से जो विजयनगर एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। जिससे जब एक बिग एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है तब बहुत से नए नए रीजनल किंगडम्स या फिर रीजनल रूलर्स अपने एरियाज में उभर के आते हैं। उसी प्रकार एक नए किंगडम का निर्माण हुआ या फिर एक नया किंगडम उभर के आया, जिसे कि हमने मैसूर मैसूर कहा। जहाँ पे जब 1612 की हम बात करें, वहाँ पे मैसूर में वडियार एक नए रूलर्स के रूप में उभरे, या फिर वहाँ जो मैसूर डायनेस्टी थी वहाँ पे वडियार जो किंग्स थे उन्होंने राज शुरू किया। आगे हम बात करते हैं जो कि उनके रूलर्स थे, उन्होंने मैसूर को आगे बढ़ाने के लिए और मैसूर को अच्छी तरह से वहाँ पे अपना रूल चला रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं एक नए रूलर चिक्का कृष्णराज वडियार की, जो कि 1734 टू 1766 थे। उन्हें एक इम्पोर्टेंट वडियार रूलर के रूप में या फिर लास्ट इम्पोर्टेंट वडियार रूलर के रूप में माना जा सकता है। उन्हीं के समय हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे नए जो लीडर्स थे वो उभरे। तो हम 18th सेंचुरी में हम मान सकते हैं कि मैसूर अपने जो डेवलपमेंट था और जो अपना इम्पोर्टेंस था उसके पीक पे था। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे वो, या फिर लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे चिक्का कृष्णराज वडियार। उन्हीं के रूल में हैदर अली आए, और जो कि उनके इम्पोर्टेंट लास्ट जो रूलर थे वडियार्स के, उनको जब अर्ली 18th सेंचुरी में नानजराज और देवराज दो भाइयों ने उनको एक पपेट के रूप में बना लिया था, या फिर वो अपना नानजराज और देवराज ही दोनों अपना रूल चलाया करते थे। हम आगे बात करते हैं कि राइज ऑफ हैदर अली। तो हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ। वो अपना करियर की अगर उन्होंने शुरुआत की तो वो एक हॉर्समैन के रूप में शुरुआत की, जो कि मैसूर आर्मी में एक हॉर्समैन के रूप में वर्क किया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो जो निजाम और मराठास थे, वो लगातार मैसूर टेरिटरी के ऊपर अटैक करते रहते। इसलिए जो मैसूर के लोग थे या फिर मैसूर जो एम्पायर था, उसे हैवी फाइनेंशियल लॉस होते थे। उनके जो लोग थे उनकी या फिर उनके सोल्जर्स थी, उनकी हानि होती थी। और जो मराठास थे और निज़ाम के जो ट्रूप्स थे वो लगातार मैसूरियन टेरिटरी के ऊपर अटैक करते रहते थे। इसलिए उन्हें या फिर जो मैसूर में जो लोग थे या फिर मैसूरियन आर्मी थी, उन्हें एक अच्छे बहुत अच्छे लीडर की ज़रूरत थी, ताकि वो उन्हें जो ये निज़ाम और मराठास के जो ट्रूप्स हैं उनसे बचा सकें। फिर 1761 में हैदर अली ने डिफेक्टो रूलर ऑफ मैसूर का अपने आप को घोषित कर दिया। उसके बाद जब आगे की हम बात करें कि हैदर अली मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों ही स्किल्स में काफ़ी अच्छे थे, और उन्होंने इस चीज़ को या फिर अपनी इन स्किल्स को अच्छी तरह से यूज करने के लिए उन्होंने फ्रेंच की हेल्प ली, और एक आर्म फैक्ट्री भी डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पे उन्होंने स्थापित की। उसके बाद में उन्होंने जो अपनी आर्मी थी, मैसूरियन आर्मी थी, उसे वेस्टर्न मेथड के ऊपर ट्रेनिंग दी, ताकि वो आर्मी जो वेस्टर्न या फिर यूरोपियन जो सोल्जर्स हैं
उनसे compete कर पाएँ और मराठाज और निज़ाम्स के जो ट्रूप्स हैं उनसे सुपीरियर स्किल्स लेके उन्हें डिफीट कर पाएँ। हैदर अली ने जो उसकी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्किल्स थी, उनका एग्जाम्पल इस प्रकार दिया कि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज़ करके जो भी उनके ओपोनेंट्स थे उन्हें साइड कर दिया या फिर उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और उसके बाद में जो उनकी मिलिट्री स्किल्स था उसका यूज़ करके उन्होंने जो डोड बालापुर, सेरा, बदनूर एंड होस्केट जैसे इलाकों को 1761 टू 63 में उन्हें कैप्चर कर लिया। उसके बाद में जो पोलीगार्स जो कि उनके पुराने रूलर्स या फिर मैसूर में जो पुराने रूलर्स हुआ करते थे वो उन्हें एज ए मर्सनरी यूज़ किया करते थे या फिर पैसों के लिए जो लड़ाई या उनके लिए लड़ने का काम किया करते थे उन्हें भी उन्हें साइलेंट किया क्योंकि वो अब जब उनके पास कोई वर्क नहीं रहा तो वो चोरियां करने लगे थे, डकैतियां करने लगे थे, इसलिए जो मैसूरियन जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनसे, इसलिए उन्हें भी उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद में उसके बाद हम बात करें कि जो कि मराठा जो कि पहले से ही मैसूर के ऊपर अटैक करते रहते थे, वो अब माधव राव जो कि उनके नए सरदार थे, उनके अंडर में रह के उन्होंने हैदर अली के ऊपर अटैक किया और हैदर अली को 1764, 1766 एंड 1771 में डिफीट किया। इस डिफीट के कारण हैदर अली को जो मराठास थे उन्हें एक अच्छी मात्रा में या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में मनी भी देनी पड़ी। लेकिन हर चीज़ हमेशा नहीं रहती है, इसलिए हम आगे बात करते हैं जो मराठास के सरदार थे माधव राव, उनकी डेथ हुई 1772 में। अब हैदर अली को ये एक अच्छा समय लगा कि वो मराठास को डिफीट करके उनसे अपनी जो उन्होंने टेरिटरीज जो हारे थे वो टेरिटरीज वापस ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने 1774 से 1776 तक बहुत बार मराठास के ऊपर अटैक किया और अपनी जो भी टेरिटरीज उन्होंने प्रीवियसली जो लॉस्ट की थी या प्रीवियसली जो हारे थे उनको रिकवर किया। अब हम आगे बात करते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1767 से 69 तक चला, उसके क्या क्या बैकग्राउंड थे, क्या उसका कारण था और क्या उसके रिजल्ट्स रहे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं कि जब 1766 में निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसमें निज़ाम ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे नॉर्दर्न सरकार के इलाके ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए तथा उसके बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो निज़ाम को हैदर अली के द्वारा होने वाले अटैक से बचाएगी। उसके बाद में जो अब हैदर अली के उस समय जो नवाब ऑफ आरकोट थे उनके साथ डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे तथा मराठाज भी मराठाज के साथ भी हैदर अली के डिस्प्यूट्स चल रहे थे क्योंकि वो अपनी टेरिटरीज रिकवर करना चाह रहे थे या फिर वो जो हम बात करें उनकी मराठास की तो माधवराव के अंडर में वो मैसूर की टेरिटरीज वो ले चुके थे। तो उनके चलते हुए हैदर अली के मराठास और नवाब वाराकोट के साथ डिस्प्यूट चल रहे थे। इसलिए अब हैदर अली एक तरफ और निज़ाम मराठास और ब्रिटिशर्स एक तरफ की वॉर स्टार्ट हुई जिसमें हैदर अली ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज किया, मराठास को एक अमाउंट दिया जिससे कि वो न्यूट्रल हो गए, उन्हें अब कोई मतलब नहीं रहा इस वॉर से और जो निज़ाम थे उनसे प्रॉमिस किया कि जो भी वो आरकोट के एरियाज से जो टेरिटरी जीतेगा उनमें से निज़ाम को भी शेयर देगा। इसलिए जो निज़ाम पहले इंग्लिश के साथ मिलके जो उनके खिलाफ था, हैदर अली के खिलाफ था, वो अब उसके एक अलाय के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसलिए उन्होंने अब जो 3 हैदर अली के खिलाफ जो स्टेट्स थे जैसे कि म, निज़ाम, मराठा और इंग्लिश, उनमें से 2 को हैदर अली अपनी तरफ मिला चुके थे। इसलिए वो हैदर अली ने अब इंग्लिशर्स को शांत करने या फिर उन्हें चुप करने के लिए उसने मद्रास के ऊपर अटैक किया और वहाँ से उन्होंने की ट्रीटी ऑफ मद्रास जो कि 4 अप्रैल 1769 को इंग्लिश और हैदर अली के बीच में हुई, जिसमें उन्होंने एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स के कुछ समझौते भी किए, जिससे दोनों तरफ से जो प्रिजनर्स थे उनको एक दूसरे को या फिर एक दूसरे की तरफ फिर से भेज दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की इस ट्रीटी में हैदर अली के साथ इंग्लिशर्स ने प्रॉमिस किया कि वो जब हैदर अली के ऊपर कोई भी अटैक होगा या कोई भी आसपास के नेबरिंग स्टेट उसके ऊपर अटैक करेंगे तो इंग्लिश उसकी हेल्प के लिए आएंगे। इसलिए
इस प्रकार इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ एंड हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें कि इंग्लिशर्स को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी और मैसूर की जीत हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सेकंड एंग्लो मैसूरियन वॉर जो कि 1782 टू 84 तक चला, उसके क्या क्या कारण थे और क्या उसका रिजल्ट रहा। हम बात करते हैं कि जब 1771 में मराठास ने मैसूर के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उस समय तक माधवराव जिंदा थे, इसलिए वो कंटिन्यूसली मैसूर के ऊपर अटैक करते रहते थे और वो मैसूर की टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करते रहते थे और ये जो हैदर अली था उन्हें परेशान करते रहते थे। लेकिन जब मराठास ने मैसूर के ऊपर अटैक किया तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के अनुसार इंग्लिश, जो कि उन्होंने वादा किया था कि वो हैदर अली की हेल्प के लिए आएंगे, लेकिन इंग्लिश हैदर अली की हेल्प के लिए नहीं आए। इसलिए हैदर अली को लगा कि ये ट्रीटी ऑफ मद्रास का बिल्कुल ही अपमान है। इसलिए उन्होंने हैदर अली ने सोचा कि जो फ्रेंच हैं वो इंग्लिशर से ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल भी अपने ट्रीटीज़ के ऊपर नहीं रहते हैं, वो अपने किए हुए वादे के ऊपर नहीं रहते हैं। और हम बात करें माहे, जो कि मालाबार कोस्ट के ऊपर एक जगह है जहाँ पे पहले से ही फ्रेंच पोजीशन मौजूद था, जिससे हैदर अली ने संपर्क बनाया। अब हम बात करते हैं फ्रेंच की, कि फ्रेंच क्यों हैदर अली के सपोर्ट के लिए आए, या फिर इंग्लिश को क्यों लगा कि फ्रेंच हैदर अली का सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ये उस समय की बात है, तब वहाँ पे जो अमेरिकन्स हैं या फिर हम नॉर्थ अमेरिका में जो अमेरिकन्स हैं, वहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें फ्रेंच जो कि कनाडा में मौजूद थे, वो उनके जो वहाँ के अमेरिकन्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो इंग्लिशर्स को वहाँ से भगा सके। इसलिए जो हैदर अली और फ्रेंच की जो फ्रेंडशिप थी, ये इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न था। इसलिए इंग्लिश ने जो माहे जहाँ पे फ्रेंच पोजीशन हुआ करता था उसे कैप्चर करने के बारे में सोचा, तो हैदर अली को लगा कि ये कि मेरी अथॉरिटी के ऊपर या फिर मेरी सोवर्निटी के ऊपर डायरेक्ट चैलेंज है, क्योंकि जो माहे है वो उस समय मालाबार कोस्ट या फिर मैसूरियन टेरिटरी के अंदर एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट था। तो इसलिए हैदर अली को लगा कि जो इंग्लिश हैं वो मेरी सोवर्निटी के ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगे या फिर वो मेरी सोवर्निटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट चैलेंज है उसकी अथॉरिटी को। इसलिए हैदर अली ने निज़ाम और मराठास के साथ मिलकर एक एंटी इंग्लिश अलायंस बनाया, जिसमें हैदर अली ने इन तीनों ने मिलकर जो कार्नेटिक था या फिर जो आरकोट, उनकी कैपिटल आरकोट थी, उसके ऊपर अटैक किया और वहाँ पे मौजूद जो इंग्लिश आर्मी के कॉलोनल बेली को 1781 में डिफीट किया। उसके बाद में इंग्लिश जो कि आर्यकुट के अंडर में, उन्होंने मराठास और निज़ाम को हैदर की साइड से हटाया और उन्हें अपनी साइड में लिया, ताकि वो निज़ाम और मराठास के साथ मिलकर हैदर के ऊपर अटैक कर सकें। और इस बार इंग्लिश, मराठास और निज़ाम ने मिलकर नवंबर 1781 में पोर्टो-नोवो में हैदर को डिफीट किया। उसके बाद में हैदर अली को ये हार स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने अपनी आर्मी को रिग्रुप किया, फिर से उसने आर्मी को इकट्ठा किया और इंग्लिशर्स को डिफीट किया और उनका जो कमांडर थे ब्रेथवेट, उन्हें कैप्चर किया। उसके बाद में हम बात करते हैं हैदर अली, जो कि उनको एक कैंसर जैसी बीमारी थी, इसलिए उनकी दिसंबर 7 1782 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में उनके सक्सेसर के रूप में आए वो थे टीपू सुल्तान, जो कि इस वॉर को कंटिन्यू रखते गए, वो भी बिना किसी पॉजिटिव आउटकम के। उसके बाद में दोनों ही साइड में से चाहते थे कि दोनों तरफ से पीस पीस स्टेब्लिश हो, ताकि वो एक दूसरे को नुकसान करना बंद करें। इसलिए उसके बाद में की गई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो कि मार्च 1784 में की गई, जिसमें कहा गया कि दोनों पार्टी एक दूसरे की जो टेरिटरी जिन्होंने ऑक्यूपाई की है वो उन्हें फिर से दे दी जाएंगी। इस प्रकार ट्रीटी ऑफ मंगलोर, जो कि मार्च 1784 में साइन की गई, उसके बाद में एंड हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, जिसकी हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में है कि इस टीपू और स्टेट ऑफ त्रावणकोर, जो कि उनके पड़ोसी एक स्टेट हुआ करता था, उनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, क्योंकि
जो कि जो त्रावणकोर था, उन्होंने जो डच के कंट्रोल में आने वाले जलकोटल और कन्नौर जैसे इलाकों को, जो कि कोचीन स्टेट के इलाके हुआ करते थे, उन्हें त्रावणकोर स्टेट ने खरीद लिया। इसलिए जो टीपू था, उसे ये बुरा लगा क्योंकि कोचीन उसके अंडर में आता था। इसलिए इस अप्रैल 1790 में टीपू ने त्रावणकोर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, ताकि वो त्रावणकोर को सिखा सके कि त्रावणकोर के जो मतलब मैसूर के जो फ्यूडेटरीज हैं, उनके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, या फिर उनसे आप उनको किसी भी प्रकार से आप उनके साथ व्यापार नहीं कर सकते, वो भी बिना मैसूर की परमिशन के। उसके बाद ब्रिटिशर्स को भी ये सही मौका लगा कि वो मैसूर को डिफीट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने त्रावणकोर की साइड ली और टीपू के ऊपर अटैक किया। उसके बाद 1790 में टीपू ने एक इंग्लिश जो आर्मी थी, जो कि जनरल मेडोज के अंडर में आई थी, उसे हराया। उसके इस हार के कारण जो कॉर्नवालिस उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने खुद लीडरशिप ली और 1791 में एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ जो कि अम्बूर और वेल्लोर से लेके उन्होंने मार्च 1791 में या फिर मार्च 1791 के पास उन्होंने टीपू के ऊपर अटैक किया, जो कि उन्होंने इसको एम्बूर, वेल्लोर और बेंगलोर को कैप्चर कर लिया। उसके बाद में उन्होंने श्रीरंगपट्टनम, जो कि उस समय टीपू की कैपिटल हुआ करती थी, उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया। उसके बाद अगेन मराठास, निज़ाम और इंग्लिश तीनों ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम के ऊपर सेकेंड टाइम फिर से अटैक किया। इसमें जो टीपू थे, उसकी लॉस हुई, वो उनकी हार हुई और उन्हें जो बहुत ही ज़्यादा हैविली मात्रा में मनी और जो जान माल की हानि हुई। इसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की, जो कि 1792 में साइन की गई, जिसमें कहा गया कि जो हाफ जो टेरिटरी है, मैसूरियन टेरिटरी है, वो जो जिन्होंने जीते हैं जैसे कि मराठास, निज़ाम और इंग्लिश, उन्हें दे दी जाएगी। और हाफ टेरिटरीज हाफ टेरिटरी जो कि उनके जो है या फिर जो लीडर है टीपू, उनके पास रहेगी। इसलिए जो हाफ मैसूरियन टेरिटरी थी, वो तीन हिस्सों में बांट दी गई, जिसमें मराठा, निज़ाम और इंग्लिश थे। जिसमें कि जो इंग्लिश थे, उन्होंने बारामहल, दिंडीगुल और मालाबार जैसे इलाके रहे। जैसे कि डिंडीगुल में तो आर्म्स फैक्ट्री हुआ करती थी। मालाबार जो कि एक कोस्ट था, जो कि ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए इंग्लिश ने उनको उसको अपने कंट्रोल में लिया। हम बात करते हैं मराठास की। जो तुंगभद्रा नदी है, उसके पास का जो मेन इलाका है, वो मराठास को दे दिया गया। और जो निज़ाम था, उन्हें जो कृष्णा और पेन्नार पेन्नार रिवर के बीच में जो इलाका था, वो निज़ाम को दे दिया गया। इसलिए इसको या फिर मैसूरियन टेरिटरी को दो हिस्सों में बांटा गया और एक हिस्से को तीन लोगों में बांट दिया गया, जो कि मराठास, निज़ाम और इंग्लिश थे। और जो टीपू थे, उसे डैमेज या फिर इंडेमनिटी के रूप में या फिर वॉर की एक इंडेमनिटी के रूप में इंग्लिशर्स को देने पड़े 3 करोड़ रुपए, जिसमें उन्हें कहा गया कि हाफ आपको अभी पेड करना है और हाफ आप इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हैं, जिसके लिए एज ए गारंटी उन्होंने टीपू के दो बेटों को उन्होंने होस्टेज के रूप में रखा, या फिर इंग्लिशर्स ने टीपू के दो बच्चों को होस्टेज के रूप में रखा, ताकि वो अपनी इंस्टॉलमेंट समय पे चुकाए और 3 करोड़ रुपए, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए या फिर हाफ वो हाथों हाथ दे चुके थे, तो हाफ को वो जल्दी से जल्दी पे करे। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ और ये टीपू के लिए बहुत ही ह्यूमिलिटेटिंग था और टीपू को इसमें बहुत ही लॉस का सामना करना पड़ा और इंग्लिश, मराठा जो निज़ाम के लिए ये विक्ट्री का समय था। उन्होंने टीपू की आधी टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। हम अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की, जिसमें हम बात करते हैं कि जब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो कि 1792 में हुई थी, उसके बाद से लेकर 1799 तक इसमें दोनों ही पार्टी, जो कि इंग्लिश और टीपू, दोनों ही अपने जो लॉसेस थे उन्हें लगे थे वो रिकवर कर रहे थे। इंग्लिश टीपू से अपने जो लॉसेस थे वो ले रहे थे एज ए मनी के रूप में या फिर एज ए इंडेमनिटी के रूप में, और टीपू किसी और तरीके से फिर ट्रेड वगैरह करके अपने कंट्रोल में ले रहे थे। हम बात करते हैं कि जब 1796 जो कि उस समय जो वहाँ पे मैसूर में जो वडियार डायनेस्टी रूल किया करती थी, उसके जो मेन रूलर थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद
उनके जो माइनर सन थे उन्हें थ्रोन पे बिठाने की बात आई, तो टीपू ने इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि अब यहाँ पे कोई भी नया किंग नहीं होगा, और टीपू ने खुद को ही एज ए सुल्तान सबके सामने पेश कर दिया। इसलिए, और जब हम बात करें, जब ये वोडिया डायनेस्टी की जो किंग की डेथ हुई, तब भारत में उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे सर जॉन शोर, जो कि बहुत ही शांत तरीके के एक गवर्नर थे। लेकिन 1798 में नए गवर्नर जनरल भारत में लाए गए, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली थे। उन्हें भारत को आगे, या फिर भारत में अपने जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी उसको अच्छी तरह से और उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में भेजा गया था। इसलिए जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया, तब ब्रिटिशर्स के ऊपर नेपोलियन, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर था, उसका खतरा मंडरा रहा था। और टीपू की फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप भी अच्छी थी, इसलिए उन्हें लगा कि जो ये टीपू है और फ्रेंच है, ये एक साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और वो ब्रिटिशर्स को वहाँ से हरा सकते हैं, ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगा सकते हैं। इसलिए टीपू ने जो भी इंडिपेंडेंट किंगडम थे, या फिर जो ये टीपू का इंडिपेंडेंट किंगडम था, उसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस के रूप में अपने पास लाना चाहा, जिसमें कि सब्सिडरी अलायंस में वेलेस्ली ने नियम बनाया कि वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं, वो ब्रिटिशर्स की आर्मी ही रखेंगे उनके ऊपर अगर अटैक होता है तो। और जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है उसके लिए भी खर्चा, जो उनका खर्चा होता है, वो जो इनके जो किंगडम थे उन्हें अपने ही इससे पैसों से पे करना पड़ेगा। हम अब बात करते हैं कि कोर्स ऑफ वार, हम उसमें इस वॉर की स्टार्टिंग बताई जाती है कि ये 17 अप्रैल 1799 से हुआ, जिसमें कि जो, और इसका एंड हुआ वो हुआ 4 मई 1799, जिसमें कि फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम या फिर टीपू की भी इसमें हत्या कर दी गई। टीपू को ख़त्म कर दिया गया, और जो मैसूरियन डायनेस्टी थी, या फिर जो टीपू सुल्तान की जो डायनेस्टी थी, उसे ख़त्म किया गया, और वहाँ पे नए किंग को इस्टेब्लिश किया। बहुत ही अच्छे, या फिर बहुत ही काबिल जनरल, जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस ने, दोनों ने टीपू को डिफीट किया। इस वॉर में लॉर्ड वेलेस्ली के ब्रदर आर्थर वेलेस्ली भी इसमें इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये सभी लोग बाद में नेपोलियन को डिफीट करने के लिए भी इन्हीं को भेजा गया था, इसलिए ये बहुत ही अच्छे लीडर थे। उसके बाद में जो मराठास थे, या फिर मराठास और निज़ाम थे, उन्होंने फिर से इंग्लिशर्स की हेल्प की, और उन्होंने टीपू को हरवाने में इनकी हेल्प की। मराठास, जिसमें मराठास को जो टीपू की टेरिटरी थी उसका आधा हिस्सा मराठास को देने के लिए वादा किया गया, और निज़ाम तब तक पहले ही जो उनकी सब्सिडरी अलायंस थी वो साइन कर चुके थे, तो निज़ाम को इंग्लिश की हेल्प करना बनता ही था। लेकिन मराठास, तब तक मराठास की डिफीट नहीं हुई थी किसी प्रकार से, और जो मराठास वॉर हुए वो बाद में हुए, इसलिए मराठास के साथ किसी प्रकार की कोई सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं की गई थी। इसलिए मराठास को वादा किया गया, या फिर इंग्लिश ने मराठास से वादा किया कि वो जो टीपू को हराएंगे, और जो मैसूर किंगडम है उसका आधा हिस्सा मराठास को देंगे। टीपू ने, जो कि उसके ऊपर जब सब्सिडरी अलायंस के लिए कहा गया, तो टीपू ने एक ब्रेवरी के साथ मरना पसंद किया, ना कि उसने कहा कि मैं सब्सिडरी अलायंस साइन करके अंग्रेजों के अधीन रहूंगा। उसके बाद में टीपू की डेथ हुई, या फिर टीपू की हत्या हुई। टीपू अपने ब्रेवरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया, और उसके बाद जो मैसूर के ट्रेजरीज थी उनको इंग्लिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, और जो वहाँ के नए किंग थे, जो कि पहले की हिंदू डायनेस्टी वडिया डायनेस्टी हुआ करती थी, उसे फिर से मैसूर के थ्रोन के ऊपर प्लेस किया गया, और उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा ली गई, ताकि मैसूर फिर से स्ट्रॉन्ग ना हो सके, और वो अब इंग्लिश के अंडर कंट्रोल में रह सके, और वो फ्रेंच से किसी भी प्रकार के कोई संबंध ना रख सकते। इसलिए जो कि उस समय नेपोलियन था, जिसका डर ब्रिटिशर्स के ऊपर मंडरा रहा था, वो नेपोलियन भी टीपू की या फिर किसी भी और किंग की हेल्प के साथ भारत के ऊपर अटैक ना कर सके।
अब हम बात करते हैं कि मैसूर आफ्टर टीपू। जब टीपू की डेथ हुई तब जो वेलेजली जो भारत में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सुंडा और हारपनली जो डिस्ट्रिक्ट थे जो कि मैसूर किंगडम के हुआ करते थे, उन्हें मराठास को दिया। लेकिन उन्होंने बाद में इसे रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद में जो निज़ाम थे, उन्हें गोटी और गुरमकोंडा डिस्ट्रिक्ट दिए गए। इंग्लिशर्स थे, उन्होंने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और श्रीरंगपट्टनम जैसे इलाके अपने कंट्रोल में रखे। उसके बाद में वहाँ पे जो हिंदू डायनेस्टी वडियार के थे, वो वहाँ पे रूल करते रहे और बाकी सभी इलाकों में जो भी किसी प्रकार के ट्रेड थे या फिर कोई भी जो कर वसूली थी, वो सभी काम निज़ाम, इंग्लिश और मराठास तीनों करते रहे। उसके बाद में हम बात करते हैं जब 1831 विलियम बेंटिक भारत में नए गवर्नर जनरल के रूप में आए, तो उन्होंने मिस गवर्नेंस के लिए मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लिया या फिर मैसूर को एनेक्स कर लिया, ताकि अब वो पूरा उसके कंट्रोल में रह सके और जो कि वहाँ की वडियार डायनेस्टी थी, उसे डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन जो कि नए गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आए, उन्होंने इस अनेक्स्ड किंगडम को फिर से जो कि उनके पुराने जो रूलर थे, वडियार डायनेस्टी के रूलर थे, उन्हें सौंप दिया गया ताकि वो वहाँ पे अपना राज कर सकें। तो इस प्रकार आज उन्होंने पढ़ा कि कैसे मैसूर के ऊपर 4 अटैक हुए या फिर मैसूर और इंग्लिशर्स के बीच में 4 वॉर हुए, जिसमें फाइनल में जाके मैसूर की डिफीट हुई और जो मैसूर था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। वहाँ पे अलग-अलग रूलर के रूप में काम हुआ। जो कि इम्पोर्टेंट इलाके थे वो इंग्लिश ने, निज़ाम और मराठास ने अपने कंट्रोल में ले लिए। इसी प्रकार हम हम आगे जो कि अब आगे वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने मराठास को भी जो कि मराठास जो कि टीपू के समय उनके एक बहुत ही बड़े हेल्पर के रूप में उभर कर आए थे इंग्लिशर्स के, वो इंग्लिश ने कैसे मराठास को डिफीट किया, कैसे मराठास को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद मराठास की जो पेशवाशिप चल रही थी या फिर और भी जैसे भोंसले, सिंधिया, इन सबको अलग अलग करके डिफीट किया, इनसे कैसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवाई गई। इस प्रकार हम ये सभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।